स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट किए थे। यस करेक्ट। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पे एक टॉपिक किया था, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर करने के बाद में हम लोगों ने मतलब बताए थे, देखो कि ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वो एक दूसरे के टच में प्रेजेंट रहेगा, तो इसको इस तरीके से एज लेंथ मान लो, आर इज़ द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, वो हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए और फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए कैलकुलेट किए थे। वहाँ से हमको और नई नई चीज़ें पता चली थी, जैसे फेस डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल होता है, तो फेस डायगोनल अगर है तो फेस डायगोनल का लेंथ क्या रहेगा, अगर हमारे पास बॉडी डायगोनल है तो उस बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमको पता चली थी, राइट। अब इसके अलावा हमने वहाँ पे एक टॉपिक किया था कि पैकिंग किस तरीके से किया जा सकता है, 1 डायमेंशनल पैकिंग कैसे किया जा सकता है, 2 डायमेंशनल पैकिंग कैसे किया जाता है, 3 डायमेंशनल कैसे पैकिंग किया जाता है। तो 1 डायमेंशनल मतलब हम लोग अलॉन्ग द एनी एक्सिस कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर मेरे पास ये बॉक्स दिया गया है तो इस बॉक्स में मैं एक एक ऐसा बॉल रखना स्टार्ट करूँगी, एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से। 2 डायमेंशनल मतलब इसके नीचे लेयर लगाना मैं स्टार्ट करूँगी। अब उसके नीचे अगर लेयर लगाना मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास 2 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस है मैम, एक एग्जैक्टली एक के नीचे एक रखोगे या फिर दोनों के बीच में जो डिप्रेशन है, तो इसको अकॉर्डिंग हम लोग ने देखा था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है हमारे पास और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। फिर जब मेरा एक लेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये नीचे वाला जो लेयर है मेरा, नीचे वाला जो लेयर है मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सेकंड लेयर लगाना स्टार्ट करूँगी। अब वो सेकंड लेयर किस तरीके से लग रहा है, तो वो तो थर्ड एक्सिस यूज़ होने लगेगा उसका, तो 3rd डायमेंशनल लेयर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो इस हिसाब से हम लोग ने देखा था कि हमारे पास अलग अलग टाइप के पैकिंग होते हैं, और फिर उसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स इतने नज़दीक है उतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे पैकिंग हुआ है। उसके बाद में हम लोग ने एक छोटा सा फॉर्मूला किया था पैकिंग फ्रैक्शन का। क्या किए थे हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तुम लोगों को कितनी जगह दी गई है और तुमने उसमें से कितनी जगह ऑक्यूपाई कर लिए है, ये जो कैलकुलेशन है दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब मेरे पास एक यूनिट सेल दिया गया है जिसका एज लेंथ ए है, तो क्योंकि वो क्यूब है, सारे साइड्स उसके इक्वल है, मैं करूँगी ए इंटू ए मल्टीप्लाई दैट इज ए क्यूब। इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि वो क्यूब का वॉल्यूम कितना है। और उसके अंदर जब मैं उसमें एटम्स रख रही हूँ, तो उस एटम, एक एटम रख रही हूँ तो उस एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, कितना मेरे पास था और कितना ऑक्यूपाई किया है, ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और उसी पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है पैकिंग इफिशियंसी। अब इफिशियंसी मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब मैक्सिमम उसका वैल्यू कितना हो सकता है, 100। तो हम लोगों को एक और चीज़ वहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज़ वॉइड स्पेस। और वॉइड स्पेस मतलब क्या है, कितनी जगह वहाँ पे खाली है। जैसे अगर मेरे पास ये चीज़ है ऐसे, और यहाँ पे मैंने एटम्स रखना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कुछ इस तरीके से एटम्स रखे यहाँ पे, ये मैंने रखा फर्स्ट वाला एटम, ये मैंने रखा सेकेंड वाला एटम, ये मैंने रखा थर्ड वाला एटम, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। बट इसके अलावा अभी भी यहाँ पे ये देखो स्पेस खाली है ना, तो कितना स्पेस खाली है, दिस इज कॉल्ड वॉइड स्पेस। कितना स्पेस मेरे पास खाली है, ये जो खाली पोर्शन रहता है दिस इज एम्प्टी स्पेस, और इस एम्प्टी स्पेस को क्या बोला जाता है, वॉइड स्पेस या फिर वॉइड। तो वो वॉइड भी हमको कैलकुलेट करना होता है। तो वॉइड कैसे, कितना भरा है, कितना मैक्सिमम लिमिट है उसका 100, उसमें से कितना भरा है वो माइनस कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि भैया इतना इतना खाली स्पेस मेरे पास है। तो ज़रा देखेंगे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। देखिएगा व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन हियर। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बन रहा था, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो कितने एटम्स हो सकते हैं, अगर तुम लोग ने कैलकुलेशन देखा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का,
तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए तुम्हारे पास एक एटम आता है। बॉडी सेंटर के लिए तुम्हारे पास 8 कॉर्नर से एक बनेगा और बॉडी के सेंटर में एक होता है तो उसके 2 आ गए। फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए तुम्हारे पास कॉर्नर से जो बनता है उससे एक बनता है, हर एक फेसेस से जो बनता है वो 3 बनते हैं। ऐसे टोटल फेस सेंटर में कितने आते हैं तुम्हारे? 4 आते हैं। तो कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं तो वो तो अलग अलग सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या मैं यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एक एटम का वॉल्यूम कितना रहेगा? तो सिंपल के लिए तो एक ही रहता है, बॉडी सेंटर के लिए कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। तो 2 इंटू वॉट एवर इज दी वॉल्यूम ऑफ एटम, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे? डिवाइडेड बाय आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल। बराबर है कि नहीं? अब ये तो बन गया मेरे पास मैम पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या बन गया हमारे पास? पैकिंग फ्रैक्शन। अब हमको यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए पैकिंग इफिशिएंसी। क्या चाहिए हमको? पैकिंग इफिशिएंसी। तो सेकंड क्या बनता है तुम्हारा यहाँ पे? व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी? तो ये पैकिंग इफिशिएंसी कैसे आएगी? देखो, पैकिंग इफिशिएंसी जो आएगी दैट इज नथिंग बट योर पैकिंग फ्रैक्शन। क्या रहेगा वो? पैकिंग फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको तुम क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे तुम वहाँ पे? 100 से मल्टीप्लाई। अब इसके जगह पे तीसरा चीज़ क्या हम लोग ने देखा था? तीसरा चीज़ जो वहाँ पे देखा गया था दैट इज वॉइड स्पेस। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया तुमको, क्या था वो? वॉइड स्पेस। क्या रहेगा तुम्हारे पास वॉइड स्पेस? मैंने बोला था कि 100% है, इसका मतलब मैक्सिमम कितना रहेगा वो? 100। कितना रहेगा? 100। तो यहाँ पे अगर मैं वॉइड स्पेस कैलकुलेट करना चाहूँगी तो व्हाट इज वॉइड स्पेस? जितना भी मेरा मैक्सिमम परसेंटेज है जो कि 100 जाने वाला है, माइनस में क्या कर दूंगी इसमें से? पैकिंग इफिशिएंसी। क्या माइनस किया जाएगा? पैकिंग इफिशिएंसी। इतना क्लियर है क्या? मुझे नहीं लगता ये 3 चीज़ों में तुमको डाउट होना चाहिए। तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम दिया गया है और उसमें से तुमने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इसको बोला जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। उसी पैकिंग फ्रैक्शन को जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो वो हो जाएगा तुम्हारा पैकिंग इफिशिएंसी। और 100 में से जो भी पैकिंग इफिशिएंसी है उसको अगर माइनस करोगे तो जो बचता है उसको क्या बोला जाता है? वॉइड स्पेस। क्या बोला जाता है वहाँ पे? वॉइड स्पेस। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ईच एंड एवरी यूनिट सेल के लिए वो जो डिराइव करेंगे कि इसका पैकिंग इफिशिएंसी कितना आता है या फिर इसमें खाली जगह कितना है। ठीक है, अब मैं तुमको बता देती हूँ, जैसे हम लोग अगर सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट वन नंबर दैट इज ऑलमोस्ट दिस इज 52.34। ये नंबर मिलता है तुमको। अच्छा मैम ये कैसे पता चला? देखेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि हम लोग ने इसको किस तरीके से कैलकुलेट किए। बट मैं जो तुमको बताना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया तुम्हारा पैकिंग इफिशिएंसी। अब अभी इसी का अगर मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज वॉइड स्पेस, तो मैं क्या करूँगी? 100 माइनस 52.34 जो कि मुझे आई थिंक सो शायद से आएगा 47.66। कितना आएगा? 47.66। बराबर है कि नहीं? ओके तो मैम ये क्यों बता रहे हैं हम? मैम आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं। जैसे ये चीज़ एमसीक्यू में भी पूछते हैं, कुछ एमसीक्यू इस तरीके से वो लोग बना देंगे, व्हाट इज द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर एमसीक्यू ऐसे बना दिया। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू ऐसे बना दिया, व्हाट इज द वॉइड स्पेस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऑप्शन में तुम्हारे पास 52.34 भी रहेगा और 47.66 भी रहेगा। कभी कभी हमारे साथ ये हो जाता है कि हम लोग वो चीज़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे ये नंबर है, ये नंबर तुम इतनी बार करोगे ना ये अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा।
इसको तुमको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम लोग ना देखते ही नहीं हो कि वहाँ पे पूछा क्या है। यू आर डायरेक्टली लाइक सिंपल क्यूबिक सेल देखा है, चलो 52.36 को टिक कर देते हैं। बट अरे बच्चों, वहाँ पे तुमको जो पूछा गया है दैट इज वाइड स्पेस, और तुम टिक करके ये आ गया, मतलब वहाँ पे तुम्हारा आंसर चला गया, तुम्हारा 1 मार्क्स कट हो गया। तो वहीं पे मैं तुमको बोल रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो अच्छी तरीके से, अच्छा जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ेगा वो क्या लिखेगा, 47.66। क्या मैम हमको ये दोनों भी वैल्यू याद करने, नहीं, मैंने बोला ना वाइड स्पेस के लिए तुम क्या करोगे, 100 माइनस पैकिंग इफिशिएंसी, तो तुमको क्या करना है याद, पैकिंग इफिशिएंसी। बट इसके अलावा इसका डेरिवेशन भी आता है, तो वो डेरिवेशन किस तरीके से रहेगा वो ज़रा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग करेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किसके लिए कैलकुलेट करोगे तुम, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अच्छा, इसके लिए जो भी मैं तुमको बताऊंगी पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशिएंसी करने के लिए जो भी तुम्हारा स्टेप्स आएगा वो सबके लिए स्टेप्स जो है ना वो सेम रहेगा सबके लिए। मतलब हम लोगों को यहाँ पे 3 डेरिवेशंस टोटल करने हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग इफिशिएंसी का डेरिवेशन करना है। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए तुमको पैकिंग इफिशिएंसी का डेरिवेशन करना है, और तुमको फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग इफिशिएंसी का डेरिवेशन करना है। उसमें थोड़े से लाइन्स या फिर थोड़े से पॉइंट जो है वो कॉमन है, 2 जगह पे सिर्फ वो पॉइंट चेंज होगा जिसके वजह से तुम्हारा लास्ट वाला जो परसेंटेज है वो अलग आता है, वही देखना है हमको वो किस तरीके से किया जाता है। चलो देखेंगे। सबसे पहले तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करोगे, उसका डायग्राम बनाओगे। एक साइड में उसका डायग्राम, साइड में मतलब उसी पेज पे एक कॉर्नर पे तुम उसका डायग्राम बना के लोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चलो बनाना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं तुम्हारा क्यूब, ठीक है। ये बना दिया मैंने क्यूब यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। चलो, ये आ गया तुम्हारे पास क्यूब। अब यहाँ पे मुझे बताना, ये चीज़ हम लोग बहुत बार बार करेंगे कि कहाँ पे एटम्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमारे जो एटम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, कॉर्नर पे। अच्छा, मैंने ये पूरा नहीं निकाला है, मैंने इसका सिर्फ क्या किया है, लैटिस पॉइंट निकाला है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो लोग। अब यहाँ पे इसका मैं लिख दूँ यहाँ पे कि इसका जो एज लेंथ रहेगा, दिस इज माई एज लेंथ, ये ए रहेगा, ये वाला भी ए रहेगा, और अगर इसका हाइट में देखूंगी तो वो भी ए ही रहेगा। तो एक ही जगह का लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एज लेंथ जो है वो एक ही जगह का लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ जगह का। ये लिख दिया मैंने, एज लेंथ यहाँ पे ए रहेगा करके। और अगर मेरे पास ये एटम है तो उसका रेडियस क्या रहेगा, आर। तो देखेंगे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जो कि कितना आया तुमको यहाँ पे, क्या दिखाया है तुमने यहाँ पे, ए दिखाया है। एज लेंथ कितना दिखाया है तुमने, ए दिखाया है। सेकेंड जो है वो क्या करेंगे, एज लेंथ से तो वॉल्यूम निकाल ही सकते हो तुम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या लिखते हैं हम लोग, ए का क्यूब। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए का क्यूब। इसके बाद में एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, दैट इज रेडियस ऑफ एटम। अगर यहाँ पे मेरे पास एटम प्रेजेंट है तो रेडियस ऑफ एटम को क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ एटम कितना है मेरे पास, आर। जैसे अगर मैं कंसिडर कर लूँ दिस इज आर, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अभी यहाँ पे तुमको लिखना है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एटम, क्या लिखना है तुमको, वॉल्यूम ऑफ एटम। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था, नहीं बताया होगा तो भी अभी सुन लो। वो जो एटम है उसको हम लोग एक स्फीयर, एक बॉल की तरह कंसिडर करेंगे। किसकी तरह कंसिडर करेंगे, बॉल की तरह। इसी के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्फीयर।
मतलब बेसिकली मुझे वॉल्यूम किसका बताना है, एटम का। एटम को किसके जैसा कंसिडर किया है मैंने, स्फीयर का, मतलब वॉल्यूम किसका आएगा यहाँ पे, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो पहली वाली 4 लाइनें हैं या फिर लाइंस है, आई एम सॉरी, ये जो पहली वाली 4 लाइंस है हमारे पास, ये सारे के सारे डेरिवेशन में एज इट इज लिखी जाएंगे। क्यों ऐसा मैम, देखो सब जगह पे हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल लिख रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो एज लेंथ रहेगा वो भी ए रहेगा, वॉल्यूम भी ए क्यूब रहेगा, तो पहले 2 का काम हो गया हमारे पास। अब वहाँ पे हम लोग एटम्स लिख रहे हैं, अभी हमको नहीं पता वो किसका एटम हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, सल्फर का हो सकता है, Fe का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, बट उसके पास रेडियस तो रहेगा, तो R तो आया, और उस एटम को हम लोग स्फीयर की तरह कंसिडर कर रहे हैं, मतलब उसका वॉल्यूम कितने आने वाला है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी के लिए ये चारों चीजें क्या रहने वाली हैं, वहाँ पे कॉमन रहने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखोगे तुम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भैया इसका कितना रहेगा, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने ये तो कैलकुलेट किया है कल या परसों वाले वीडियो में। देखो कैसे रहेगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कैसे रहेगा जरा बताएंगे मुझे। हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर होते हैं 8, ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। सिंपल क्यूबिक सेल है तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स रहेंगे, तो 8 × 1/8 कितना आंसर आएगा मुझे, 1। कितना आंसर आ रहा है मुझे यहाँ पे, 1। एक मिनट ना मैं पानी पी लूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसके आएंगे यहाँ पे, कितने आएंगे, 1। कितने आएंगे यहाँ पे, 1। अब आगे जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है हमको रिलेशन बिटवीन A that is एज लेंथ एंड R that is रेडियस ऑफ एटम, जो कि हम लोग ने पहले ही कैलकुलेशन बताए हैं, बट यहाँ पे फिर से मैं एक बार कैलकुलेशन लिखवाऊंगी यहाँ पे। और ये क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड्स में उस कैलकुलेशन के लिए मार्क्स होते हैं, तो फिर मैम अलग से क्यों समझाया। अगर मैं ये डेरिवेशन समझाते समझाते तुमको यहाँ पे स्टार्ट करती तो बहुत ज़्यादा एकदम लंबा खासा अच्छा खासा कन्फ्यूजन होता तुमको। तो पहले तो तुमको रिलेशन बिटवीन ए एंड आर आ चुका है, अभी कैसे निकाला जाता है, बस यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को रिवाइज करने वाले हैं। क्यों यहाँ पे रिवाइज करेंगे या फिर क्यों यहाँ पे फिर से लिखेंगे, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम क्या हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या, तो नहीं लिख सकते। बोर्ड उसके चीज़ के लिए, वो स्टेप्स के लिए मार्क्स देता है और इसी के लिए वो लिखना नेसेसरी है। तो मैंने पहले वो पढ़ाया क्योंकि एक साथ पढ़ाने से उसका कन्फ्यूजन ना हो। अब वो चीज़ हम लोग ने पढ़ ली है अलग से, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगी तुमको, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिलेशन बिटवीन ए आर कैलकुलेट किया था, हम लोग बताए थे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तुम्हारे जो एटम्स है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। अगर मैं इनको ऐसे निकालूंगी तो ये जो एटम्स है ये बेसिकली क्या है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये मैंने जो यहाँ पे ये रेड कलर से बताया, दीज आर लैटिस पॉइंट, एक्चुअल केस में कुछ इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मैं मैग्नीफाइंग व्यू यहाँ पे दिखाऊँ तुमको, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे मेरे पास ये 2 एटम्स है कुछ इस तरीके से, एक मिनट ऐसे निकालते हैं, ये इधर आ गया, ये जो एटम्स है ये कैसे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एटम्स कैसे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये हो गया इधर से इधर, ये बड़ा छोटा हो गया क्या, ठीक है, ये हो गया एक दूसरे से कनेक्टेड। और यहाँ से इसके डिस्टेंस से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये एज लेंथ है, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे एज लेंथ है, नहीं वेट, ओके
ये क्या है, एज लेंथ है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ थी, ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, और ये क्या था तुम्हारा, एज लेंथ। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, देखो a इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा, a इज इक्वल्स टू 2r। अब यहाँ से a का वैल्यू चाहिए तो तुम a का वैल्यू निकाल सकते हो, r का वैल्यू चाहिए तो r का वैल्यू निकालो। हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज मतलब वही लिखा है हम लोग ने, a इज इक्वल्स टू 2r। अभी हम लोग लगाएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला। क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, ज़्यादा बताएंगे हम लोग। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ऊपर, ये कुछ इस तरीके से लिखे थे, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम। क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, या फिर लिख दो वॉल्यूम ऑफ एटम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर पैकिंग फ्रैक्शन होता तो मैं वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करती, क्योंकि पैकिंग इफिशियंसी है, मुझे वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में सारी चीज़ें हम लोग ने पहले से ही लिखी हुई हैं, वही हमको यहाँ पे उसके वैल्यूज डालना है। ज़रा मुझे बताएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है, एक ही है। वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना लिखे थे हैं हम लोग, a क्यूब, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 100। अगर मैं यहीं तक छोड़ दूँ तो चलेगा क्या, नहीं। और इससे आगे ये सॉल्व भी नहीं होता है, इससे जो आगे है ये डेरिवेशन हमारा सॉल्व भी नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन a एंड r लगाते हैं। तो रिलेशन बिटवीन a एंड r क्या है, a इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है तुम्हारा, 2r। a इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, 2r। तो ज़रा बताएंगे हम लोग, ज़रा बताएंगे तो उसमें क्या पुट करेंगे, ज़रा 1 मिनट रुको। अच्छा, ये करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट ठीक है, मिटा दूँ क्या मैम, पहले तो करे फिर मिटा दिए, जाने दो, छोड़ो। रिलेशन बिटवीन a एंड r क्या है, a इज इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर दूंगी तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। बाजू में लिखना चाहते हो तुम बाजू में लिखोगे, यहाँ पे नीचे लिखना चाहते हो नीचे लिखोगे, चलेगा। 1 इंटू दिस वही नंबर होगा, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। a का वैल्यू क्या रख दिया हम लोग, 2r क्यूब। तो ये क्या आएगा, 2r होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो जरा इसको, ये क्या आएगा यहाँ पे फिर से 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे इफ यू वांट टू राइट लाइक दिस, 2r का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, या फिर ये लिख दो तुम लोग 2 इंटू 2 4 कितना होता है, 4 4 2 8 होता है। मतलब बेसिकली क्या बोल रही हूँ मैं, 2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 8। r इंटू आर ये हो जाएगा r क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, किस तरीके से कैंसिल आउट होगा ज़रा बताएंगे मुझे। यहाँ पे तुम्हारा कैंसिल आउट होगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 100। ज़रा देखेंगे बचा क्या क्या है। जिनको ये कैलकुलेशन आता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनको ये कैलकुलेशन आता है ये डायरेक्टली कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं तुमको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगी, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो किसी को लग रहा है कि मैम मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो तुम लोग वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे, सही बात है। तो यहाँ पे क्या बचा है बताओ मुझे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबर बचे हैं, ऊपर बचेगा पाई, नीचे बचेगा 3 और इसके नीचे बचेगा 2। तो इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये 3 2 जा 6, मतलब यही जो नंबर है मेरा, ये ऐसे आया ना, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ अभी इसको, पाई बाय 6। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी, ये जो पाई बाय 6 मैंने लिखा है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तब मुझे कुछ नंबर मिलेगा कुछ इस तरीके से, 0.5233333 रिकरिंग नंबर रहेगा। और इसी को मैं कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से लिखूँगी, 52.34%। कितना लिखा जाएगा, 52.34%।
इसमें किसी को डाउट है? ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन मुझे आता है। पाई का वैल्यू कितना होता है तुम्हारे पास? 3.14। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, बट टाइम वेस्ट नहीं करो, बट फिर भी मैं बताती हूँ। 3.14 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100 अगर तुम करोगे तो तुमको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगा, 0.523333 रिकरिंग नंबर रहेगा, जिसको मैं इस तरीके से लिखूंगी कि 52.34। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरा पैकिंग इफिशियंसी है, ये पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू कितना आया मेरे पास? 52.34। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, वो होता है वॉइड स्पेस। क्या होता है? वॉइड स्पेस। तो ज़रा मुझे बताएंगे यहाँ पे वॉइड स्पेस क्या होता है? तो वॉइड स्पेस कुछ इस तरीके से होगा, वॉइड स्पेस इज इक्वल्स टू 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। ओके, आई एम सॉरी, क्या रहेगा? 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। ज़रा बताएंगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा? यह जाएगा 100 माइनस 52.34 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 47.66। तो यहाँ पे तुम्हारा 47.66। तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी वॉइड स्पेस रहेगा, जो भी तुम्हारा खाली जगह रहेगा, वो कितना रहेगा? वो रहेगा तुम्हारे पास 47.66। क्लियर हुआ है कि नहीं? ज़रा एक बार हम लोग यहाँ पे इसको रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो, किस तरीके से क्या कैलकुलेट किया गया है, ठीक है? जो चाहिए बन गया। ओके, ज़रा देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करेंगे हम लोग यहाँ पे। मुझे क्या करना है? मुझे क्या पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करना है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी ऐसे ही आएंगे अगर तुम आगे वाला डेरिवेशन करोगे। बस यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी, पहले चार तो वैल्यूज़ भी सेम है। फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है पैकिंग इफिशियंसी? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कितना होता है? 1। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एटम को हम लोग स्फीयर की तरह कंसिडर करते हैं, इसके लिए वहाँ पे क्या आया? 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया फिर मैंने वहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आता है? ए क्यूब। बस इसको सॉल्व करना है, ए क्यूब। अच्छा, यहाँ से आगे मैम सॉल्व ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे रिलेशन लगाया, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जो कि क्या आया? ए इज इक्वल्स टू 2r। तो 2r लगा दिया, उसको सॉल्व कर दिया, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन मिला 0.52333 रिकरिंग नंबर था, तो हम लोग उसको करेंगे तो कितना आएगा? 52.34। वॉइड स्पेस कितना था मेरे पास? वॉइड स्पेस था 47.66%। इसका यहाँ पे मैं समरी नहीं बनाती, लास्ट में हम लोग फिर से एक बार समरी बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा, तो बार बार हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या ये तुमको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पता चला है? समझ में आया किस तरीके से डेरिवेशन करना है? इसी तरीके से डेरिवेशन आएगा तुम्हारे बॉडी सेंटर के लिए और फेस सेंटर के लिए। तो ज़रा देखते हैं बॉडी सेंटर के लिए और फेस सेंटर के लिए किस तरीके से आता है। चलो देखो, अब हम लोग डिराइव करते हैं तुम्हारा पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। किसके लिए डिराइव करते हैं? पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। जिसको क्या लिख सकते हैं? BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अच्छा, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। यस, ये हो गया। यहाँ पे लाइन बना दो भैया, ये लाइन बना दिया, ये लाइन बना दिया, ये आ गया यहाँ पे लाइन। अच्छा, मुझे ज़रा बताएंगे, हमारे पास अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है तो हमारे एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो सबसे पहला एक एटम जो प्रेजेंट रहेगा वो बॉडी के एकदम सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, एकदम बॉडी के सेंटर में।
और बाकी कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे प्रेजेंट थे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये कॉर्नर्स पे। ये पीछे वाला कॉर्नर वाला है, बराबर है। ये थोड़ा सा इस तरीके से बना दूं मैं, ये रहेगा एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में। ये तो छोटे छोटे मतलब लैटिस पॉइंट बनाए हैं मैंने। इसका एक्चुअल डायग्राम निकालेंगे तो पूरा का पूरा वो एक दूसरे से कनेक्टेड एंड ऑल आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा अभी। अब जो चीज़ें हमको पता है ना वो लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, एज लेंथ। ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, सारे के सारे क्या है, एज लेंथ है। तो लिख दूँ मैं यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। कितना आता है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ए। जरा याद करो इसके बाद हम लोग ने क्या लिखा था, इसके बाद हम लोग ने लिखा था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि कितना आता है, ए क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। तो इस एटम का जो भी रहेगा, इस एटम का जो रेडियस है वो कितना रहेगा, आर। कितना रहेगा इसका रेडियस, आर। तो लिख दूं मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम, कितना है रेडियस ऑफ एटम, आर। फिर उसके बाद में क्या लिखे थे, याद करो याद करो याद करो, वॉल्यूम ऑफ एटम, जिसको मैं किसकी तरह कंसिडर कर रही हूँ, स्फीयर की तरह। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ एज अ स्फीयर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अलावा यहाँ पे हम और दो चीज़ें लिखे थे, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या लिखे थे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर था, तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 1 आ रहा था। बॉडी के सेंटर में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ही रहता है, तो 1 + 1 कितना आ रहा था हमारा यहाँ पे, 2। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखे थे, जरा याद करो। उसके बाद हम लोग ने लिखे थे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, जो कि मैं बता रही हूँ तुमको यहाँ पे, जो कि हम लोग ने प्रीवियसली भी कैलकुलेट किए हैं। हम लोग यहाँ पे बॉडी सेंटर लेते हैं, बॉडी सेंटर लेते हैं तो बॉडी डायगोनल आता है, बी बड़ा होता है, जिसके वजह से उसका वैल्यू होता है √3a। क्या होता है वैल्यू, √3a। तो यहाँ पे आएगा √3 × a = 4r। यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकालूंगी, क्यों मैम a का वैल्यू निकाला, अगर तुमको याद है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे a का वैल्यू पुट किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा, तो वो क्या आएगा, a = 4r/√3। क्या आएगा, a = 4r/√3। मैंने इतना लिख लिया है। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिखा। अगर मैं ये बोर्ड्स में डायरेक्ट लिखूंगी तो मेरा मार्क्स वहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सॉल्व करके बोला है वहाँ पे किस तरीके से होगा, तो हमको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हमको लिखना है। तो ज़रा देखेंगे हम लोग यहाँ पे, चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बार ये डायग्राम बनाना चाहूँगी कुछ इस तरीके से। हमको इस डायग्राम में बताना है क्या क्या है, इधर भी बता सकती हूँ बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा नया बनाएंगे, तो ताकि तुमको बातें और ज़्यादा क्लियर हो। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो ये सेंटर में प्रेजेंट था, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। अब हमको सबकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको लास्ट वाला लेक्चर मेरा याद है, मैंने जब बॉडी डायगोनल वाला बताया था, तब मैंने तुमको क्या बताया था कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमारे पास जो भी एटम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एज लेंथ पे। देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कुछ भी डाउट आता नहीं है।
डायरेक्ट लगा सकती हूँ मैं वहाँ पे रिलेशन ए इज इक्वल टू 2r, बट यहाँ पे तुम्हारे जो एटम्स होते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग तुम्हारे एटम्स ड्रॉ करेंगे तो बॉडी सेंटर के वजह से ये एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं। बॉडी सेंटर के बीच में ये डिस्टेंस आ रहा है जो कि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, जिसके लिए मैं a इज इक्वल टू 2r वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं लगा सकती हूँ। इसके लिए वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके का रिलेशन लगाना है जिसमें हमारे सारे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड वे में हो। इसी के लिए मैंने तुमको बताया था, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का क्यूब है तो मैं ये पीछे वाला कॉर्नर पे जो एटम है वो लूँगी, बॉडी के सेंटर में जो एटम है वो कंसिडर करूँगी, और सामने वाले कॉर्नर का एकदम एंड वाले का यहाँ पे डाउन वाला एटम कंसिडर करूँगी, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा। ये सामने वाला है, ये बीच वाला है, और ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ पीछे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा निकाल लूँ, बीच वाला निकाल लेते हैं। ये आ गया सेंटर वाला, ये आ गया सामने वाला कॉर्नर वाला, और ये आ गया तुम्हारा पीछे वाला। बराबर है। अभी देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये इसका रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये रेडियस है। यहाँ तक यहाँ डिस्टेंस है, ये रेडियस है। और यहाँ तक यहाँ डिस्टेंस है, ये रेडियस है। बराबर है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली देखती हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये मेरे पास एटम है, ये पीछे वाला एटम प्रेजेंट है, ये बीच वाला एटम प्रेजेंट है, और ये सामने नीचे प्रेजेंट है। इनको मैं ऐसे कनेक्ट करूँगी एक दूसरे से, तो वहाँ पे बन रहा है मेरा बॉडी डायगोनल। क्या बन रहा है मेरा यहाँ पे, बॉडी डायगोनल। ये बन रहा है मेरा यहाँ पे बॉडी डायगोनल। क्या है ये चीज़ जो बनी है, दिस इज योर बॉडी डायगोनल। ठीक है। अब इसका लेंथ तो मुझे पता नहीं है, बट इसका लेंथ मैं यहाँ पे डिराइव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनको जॉइंट करने वाली ये चीज़ कुछ इस तरीके से जा रही है, जिसमें से एक का वैल्यू तो मुझे पता है, और वो कुछ इस तरीके से है कि दिस इज माई एज लेंथ ए। ये क्या है, एज लेंथ ए। ये क्या है, एज लेंथ ए। ये क्या है, एज लेंथ ए। अब मैम ठीक है, चलो आपको एक का तो पता चल गया यहाँ पे, बट इसका क्या करोगे। इसका तो मुझे पता चल गया, मुझे इसका कैलकुलेट करना है। इसका भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसका भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर तुम ठीक से देखोगे तो यहाँ पे ये फिर से ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है। बराबर है कि नहीं, जिसमें ए ये पता है तो मैं इसका लेंथ निकाल सकती हूँ। इसका लेंथ निकालने के बाद मैं इसका लेंथ निकालने के लिए इसको यूज करूंगी। सो बेसिकली दिस इज योर फेस डायगोनल। ये क्या है तुम्हारा फेस डायगोनल। मैम ये आप कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रही है, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में समझाया है। अब देखते हैं, पहले मुझे फेस डायगोनल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको नाम दे रही हूँ, दैट इज ए बी और सी। क्या दे रही हूँ, ए बी सी। तो मैं लिखूँ यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम लोग, एबीसी के लिए। क्यूबिक है ना, सबका एंगल 90 लगेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसका कैलकुलेट करना है मुझे, तो ये भी ए दिया गया है मुझे, ये भी ए दिया गया है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब विच इज इक्वल्स टू 2a क्यूब। बट मुझे ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, ए सी चाहिए, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2a। कुछ गलत लिखा क्या मैंने, यस। क्या आएगा यहाँ पे, रूट 2a। क्या आएगा यहाँ पे, रूट 2a। बट मुझे ये चाहिए ही नहीं था, मुझे तो किसका चाहिए, बॉडी डायगोनल का लेंथ चाहिए। तो मुझे अभी अभी ये लेंथ कैलकुलेट करके मिला है रूट 2a। अब मेरे पास a है, अब मेरे पास इसका वैल्यू आ गया रूट 2a, तो क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ, यस।
तो इसको थोड़ा सा नाम दे दीजिएगा, दिस इज योर डी। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मैं यहीं पे लग रही हूँ इसके बाजू में, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर रहे हो, फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। अभी की बार देखो कहाँ पे यूज करना है तुमको पाइथागोरस थ्योरम, हो जा भैया छोटा। हाँ देखो कहाँ पे यूज करोगे अभी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे यूज करोगे ना, ये वाले ट्रायंगल पे जो पर्पल कलर से बनाया है। तो देखो ए डी और सी, तो लिखूं यहाँ पे मैं डी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए डी कितना है, ए डी तो ए है, ए सी तो अभी अभी कैलकुलेट किया मैंने, √2 ए है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस √2 ए का स्क्वायर, √2। अच्छा ये जिनको आता है वो स्किप करेंगे, ये वाला पार्ट डायरेक्टली देखेंगे। मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया है, बट ये लिखना ज़रूरी है, इसको लिखना ज़रूरी है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, बट ये मेरे पास है डी सी का स्क्वायर, मुझे चाहिए डी सी। तो यहाँ पे डी सी कितना आएगा, डी सी मेरे पास बन के आएगा √3a। क्या बन के आएगा मेरे पास, डी सी इज इक्वल टू √3a। और यही डी सी पे देखो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4 बार r है, तो इसी के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास रिलेशन क्या बनता है कि 4r इज इक्वल्स टू √3a। इसी के लिए ये रिलेशन बन रहा है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। समझ में आ रहा है तुमको, मुझे नहीं लगता है कि तुमको यहाँ पे डाउट होना चाहिए। तो मेरे पास रिलेशन क्या आया, 4r इज इक्वल्स टू √3a। सही बात है कि नहीं, समझ में आ रहा है तुमको किस तरीके से 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया। जिनको उधर नहीं समझ में आया इनको इधर समझ में आया, इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो वहाँ पे भी देख सकते हो, बट मैंने बता दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा एक ट्रायंगल जिसमें मुझे 2 लोग पता नहीं थे, इसको पता करने के लिए मैं ये ट्रायंगल यूज कर सकती थी। दिस इज माय फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का लेंथ होता है √3a, बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a। उसी बॉडी डायगोनल के ऊपर 4 रेडियस गिर रहे हैं, इसके लिए डायरेक्टली मैंने लिख दिया √3a इज इक्वल्स टू 4r। अभी हम लोग यूज करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। बताइएगा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, तो ये कुछ इस तरीके से था पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं रे बाबा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, और नीचे आएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जिसके जिसके वैल्यूज पता है लिखना स्टार्ट कर दो। क्या क्या पता है तुमको यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है बताएंगे मुझे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता होना चाहिए। इफ दिस इज बॉडी सेंटर तो कितना आता है, ये आता है 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आ रहा था, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है। फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ रहा था, a³ इंटू 100। चलो a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू कितना आता है निकालो, यहाँ से निकाला है वहां पे ऊपर। a का वैल्यू कितना आता है, a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3। क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3, यहीं पे बाजू में लिख रही हूँ मैं। यह आ जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन √3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा ये 4 अपॉन √3r का क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तुम, क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे ज़रा बताना मुझे। यहाँ पे मैं 8 लिख सकती थी, बराबर है, देखिएगा कुछ इस तरीके से आएगा 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है
4 इंटू 4 इंटू 4, यह आ जाएगा 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना आता है 64, सही बात है कि नहीं, ये आ गया तुम्हारे पास 64। दूसरी चीज़ नीचे क्या है r, तो r क्यूब आएगा √3, √3 का क्यूब कितना आएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होता है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3√3। ये चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 अपॉन 3√3 r क्यूब मल्टीप्लाई बाय जो 100 है तुम्हारा, सही बात है, 100 को मत भूलना, अगर भूल भी जाते तो नीचे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है, वो तो तुमको वैसे ही पता चल जाएगा। ये r क्यूब और r क्यूब मैंने कैंसिल कर दिया, ये 3 और 3 कैंसिल कर दिया, 8 8 जा 64 होता है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये जो √3 है ये ऊपर जा सकता है, यस वाई नॉट, तो तुम्हारा क्या आएगा आंसर यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा पाई डिवाइडेड बाई, या फिर ये √3 पहले तो ऊपर जाएगा तो पाई इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। मैं तुमको बता दूं, अगर तुमको पता नहीं रहेगा तो √3 का वैल्यू होता है 1.73। कितना होता है √3 का वैल्यू 1.73। √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414। कितना होता है 1.414, ठीक है, ये कभी मत भूलना। √3 का वैल्यू होता है 1.73 और √4 का वैल्यू होता है 1.414। लिख दूंगी मैं यहाँ पे, ये आ चुका है यहाँ पे 1.73 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। इसको जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो कुछ ऐसे आता है 0.6790 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या आएगा 67.90, बट इसी को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 68 पकड़ते हैं। कितना पकड़ते हैं 68%। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 0.68 इंटू 100, और इसी के लिए हमारा जो पैकिंग इफ़िशेंसी आता है, हमारा जो वैल्यू आता है पैकिंग इफ़िशेंसी का, वो कितना मिलेगा तुमको, ये मिलेगा तुमको यहाँ पे 68%। कितना मिलेगा यहाँ पे 68%। एक्चुअली इट इज़ 67.90, बट हम लोग जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हमको कितना मिलता है 68% मिलता है। इसको इसमें किसी को डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता है तुमको यहाँ पे डाउट होना चाहिए, बट स्टिल अगर किसी को डाउट है तो वो जाके एक बार, ओह व्हाट इज़ दिस, आई एम सॉरी। देखो ये ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं चल रहा है, चलो वेट, ऐसे करते हैं हम लोग। ओके, पैकिंग इफिशिएंसी कितना आया हमारा 68%। फिर उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉइड स्पेस। व्हाट इज वॉइड स्पेस? वॉइड स्पेस क्या रहेगा तुम्हारा, वॉइड स्पेस रहेगा 100 माइनस पैकिंग इफिशिएंसी, जो कि कितना आंसर देगा तुमको, मुझे बताओ। 100 माइनस 68 करोगे कितना आएगा तुम्हारे पास 32%। कितना आएगा तुम्हारे पास 32%। तो तुम्हारा यहाँ पे जो भी वॉइड स्पेस का कैलकुलेशन है वो कितना आया है 32%। फिर से मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को डाउट होना चाहिए, ठीक है। देखो ओके, छोटा करूँ इसको थोड़ा सा, मैं बहुत छोटा हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो हमको क्या क्या करना है, ओह हमको क्या क्या करना है, हमको यहाँ पे बताना है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना पैकिंग इफिशिएंसी आता है या फिर कितना वर्ड स्पेस आता है। तो मैंने बोला था पहले तो उसका डायग्राम बनाओ, ये तो नॉर्मल डायग्राम है, दोनों में से कोई एक बनाओगे तो भी चलेगा। ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कि एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें से हमको कौन कौन सा चाहिए, इसमें से हमको पीछे वाला चाहिए होता है, बीच वाला, और पीछे वाला अगर ऊपर वाला है तो सामने वाला नीचे वाला रहेगा। तो ये क्या करता है, बॉडी डायगोनल ड्रॉ करके देता है।
तो एज लेंथ क्या है ए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आएगा, रेडियस ऑफ एटम आर आएगा, वॉल्यूम ऑफ फिर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने तुमको पहले से ही बोल के रखा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं तुम्हारी वहाँ पे कॉमन ही रहेंगे, वहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंस तुम्हारे पास कॉमन ही रहेगा। चलो कॉल आ गया था एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो 2 आया, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर यूज़ किया, फिर हम लोग यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज़ पुट किए हैं और इसको सिर्फ सॉल्व किए हैं। जिनको ये सॉल्यूशन आता है वो इतना लिख के ए का वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करते हैं, ये लिख के डायरेक्टली ये लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। तो पैकिंग इफिशियंसी कितना आया हमारे पास 68% और उसका वर्ड स्पेस कितना आएगा 100 माइनस ये करो। यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये जो चीज़ें लिखी है ये तुम्हारे समझने के लिए लिखी है, तुम एक बार ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हो तो भी वहाँ पे चलता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यही डेरिवेशन करते हैं तुम्हारे फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए। किसके लिए करेंगे हम लोग, फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए। देखिएगा फिर अभी यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको क्या लिखा जाएगा FCC। देखिएगा डायग्राम निकालो सबसे पहले तो ये निकाल लिया डायग्राम। कहाँ कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं ज़रा बताएंगे मुझे। सबसे पहले तो अगर फेस कंसिडर करूँगी मैं तो ये आएगा सामने वाले फेसेस पे, देखेंगे रुको ज़रा एक मिनट, छोटा छोटा ही बना लेते हैं। पहले कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कॉर्नर पे, ये आ गया कॉर्नर वाले, क्यों ये आ गया कॉर्नर वाले, और यहाँ पे एक कैसे रहेगा फेसेस के ऊपर प्रेजेंट, मतलब ये ऊपर वाला फेस है तो यहाँ पे, ये नीचे वाला फेस है तो यहाँ पे, ये पीछे वाला फेस है, ये इसके बाजू वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस है और ये आएगा सामने वाले फेस पे, बराबर है। ये हो गए थे हमारे इसके सिर्फ और सिर्फ पॉइंट। अब मैं तुमको बोल रही हूँ कि इसका एक डायग्राम निकालो फिर से एक बार, जिसमें तुमको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन पता चलेगा। जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये किए थे, अगर मैं ये फेस कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे भी एटम्स है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे फेस के सेंटर में यहाँ पे ऐसे टोटल 5 एटम्स प्रेजेंट है। बट हमको ये लेना है, इसके लिए मैंने ये 3 ड्रॉ की है, तो यहाँ पे भी एटम्स प्रेजेंट है, तो उसमें से एक फेस यहाँ पे निकाल लो, ये पूरे में से क्या कर लो, एक फेस यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। देखो निकाल लिया ये फेस मैंने। अब इसके एटम्स बनाओ, कहाँ कहाँ पे होते हैं इसके एटम्स। सबसे पहले तो होगा तुम्हारे सेंटर में, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे सेंटर में। और कहाँ पे होता है तुम्हारे पास, और होता है इसके कॉर्नर्स पे। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये आ गया, एक मिनट, ये आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, वेट है बनाती हूँ। ये ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो ये फेस, इधर भी एटम्स है यार, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, बट वो एटम मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग ने बोला था ना फेस सेंटर के लिए, बॉडी सेंटर के लिए कैसे बताए थे हम लोग, बॉडी सेंटर के लिए पीछे वाले कॉर्नर का, बीच वाला और नीचे वाला, वैसे ही फेस सेंटर का मैं बताना चाहूँगी। तो अगर मैंने ये फेस ले लिया है, अगर मैंने ये फेस ले लिया है तो ये वाला एक एटम, ये फेस सेंटर वाला एक एटम और ये वाला एटम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, दिस इज रेडियस ऑफ एटम, दिस इज रेडियस ऑफ एटम, ये रेडियस ऑफ एटम है, ये रेडियस ऑफ एटम। सही बात है कि नहीं, यस सही बात है। तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा, अगर तुम इसको प्रॉपरली देख रहे हो, सो दिस इज योर बॉडी डायगोनल। क्या है ये चीज़, बॉडी डायगोनल। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है
कि यहाँ पे मैम मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। लिखे ज़रा यहाँ पे ये चीज़ क्या बनी है हमारे पास, दिस इज़ बॉडी दिस इज़ फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल का तो लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि आता है √2a, बट यहाँ पे हमको कैलकुलेशन दिखाना है, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में भी मैंने तुमको बोला था कि वहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना नेसेसरी है, और ये फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए भी मैं तुमको बोलूँगी कि यहाँ पे तुमको ये दिखाना नेसेसरी है। क्या दिखाना नेसेसरी है? कैलकुलेशन। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँगी कुछ इस तरीके से, दिस इज ए, बी और सी लगाएंगे हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। उसके पहले ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लिख लेते हैं। क्या क्या पता होता है हमको यहाँ पे? हमको पता होता है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। क्या पता होता है हमको? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जैसे ये है, इसका एज लेंथ कितना है? ए। ये भी क्या है? एज लेंथ कितना है? ए। ये भी क्या है? एज लेंथ कितना है? ए। बराबर है। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट दीज आर दी एज लेंथ, सब ए है, क्यूब है ना। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा? यहाँ पे एज लेंथ ए है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा यहाँ पे? ज़रा बताइएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि क्या बनने वाला है मुझे यहाँ पे? ए क्यूब। क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? ए का क्यूब। फिर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे? आर। कितना रहेगा रेडियस ऑफ एटम हमारे पास? आर। फिर नीचे बनेगा वॉल्यूम ऑफ एटम। कितना था वॉल्यूम ऑफ एटम? मैंने बोला था एटम को किस तरीके से कंसिडर करना है, स्फीयर की तरह। तो क्या आएगा यहाँ पे? 4/3 पाई आर क्यूब। ये चारों चीज़ें मैंने 1000 बार बोला है, इससे भी बोलूँगी कि तो ये चारों चीज़ें हमारे पास सेम ही रहने वाली है। फिर इसके बाद हम लोग ने क्या किए थे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या किए थे हम लोग यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर के लिए किस, देखो ज़रा याद करो, 8 कॉर्नर, 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, उसका 1 आया था। 6 फेसेस से, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन आधा था, तो 1/3 कितना आता है तुम्हारा? टोटल कितना आता है? टोटल 3 + 1 4। कितना आता है? 3 + 1 4। बराबर है? ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि सारे जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। क्या करेंगे? सारे जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताइएगा कितना आया था? 4 आया था। एक बात तो बच गई ना हमारी, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। क्या बच गया है हमारे यहाँ पे? ओह, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अच्छा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे फेस डायगोनल, तो मुझे फेस डायगोनल का लेंथ पता है, क्या है? √2a। √2a के ऊपर 1 2 3 4 रेडियस है, तो कितना आएगा? 4r। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा √2a = 4r। a का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, a का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, √3 नीचे जाएगा, तो ये बनेगा 4r/√2। ठीक है, इसका ही कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे बताना है कि ये मैंने किस तरीके से किया है। तो इसी के लिए मैंने ये तुमको बताया था कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये एक फेस दिखाओ, ये ऊपर वाला एटम, ये वाला, ये बीच वाला, उसका फेस के सेंटर वाला, और ये नीचे वाला, इन सबको ज्वाइन करो। इन सबको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो फेस डायगोनल है। फिर मैंने यहाँ से देखा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे हम लोग? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल पे लगा रहे हैं ज़रा बताएंगे मुझे? यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल है ABC। ज़रा बताना कैसे ये कैलकुलेट किया है। जिनको टाइम वेस्ट लग रहा है फटाफट वीडियो देख लो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा यहाँ पे? AC² = AB² प्लस
बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, ए और ए, एज लेंथ है ना, ये क्या है, एज लेंथ, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, दीज आर एज लेंथ। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, क्या आएगा ये, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2a²। बट मुझे ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ए सी चाहिए, तो ए सी क्या आएगा, √2a, क्या आएगा ए सी, √2a। और इसी ए सी के ऊपर अगर मैंने देखा तो ये आर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ऐसे 4 आर है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4r इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए, 4r इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसी से हम लोग ने, अच्छा उल्टा लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, पगलेट हो तुम लोग, बोल दोगे इधर अलग है इधर अलग है, तो दिस इज सेम। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालोगे तो √2 नीचे जाएगा, तो क्या आएगा, 4r/√2। अब बाकी तो चीज़ें तुमको पता ही है, बताना यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे पैकिंग इफिशिएंसी। व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नहीं वॉल्यूम ऑफ एटम, लास्ट टाइम भी यही लिखी थी, आई एम सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, बाकी चीज़ें तो तुमको पता ही है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आया, इसके लिए 4 आता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, ये आता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है, a क्यूब इंटू 100, a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिखा है मैंने, 4r/√2, क्या आएगा वहाँ पे, 4r/√2, तो ये आएगा 16 लिख दूँ मैं, 4 4 जा, या फिर ऐसे ही रख दो कैलकुलेशन के लिए इजी होगा, पाई r क्यूब अपॉन, क्या है a का वैल्यू, a का वैल्यू आएगा यहाँ पे 4r/√2 का क्यूब। अब ये तो पता ही होगा तुमको, ये तो कैलकुलेशन मैंने करके बताया तुमको, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लिखो इजी वे के लिए, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये 4 है ना, लिखो ऐसे 4 इंटू 4 इंटू 4 r क्यूब, ये है ना √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 करोगे 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2√2, इसके लिख दिया मैंने 2√2। मैम इसको भी लिख सकते थे 64, लिख दो, यहाँ से ये ऐसे कैंसिल होता है, ओ वेट वेट वेट, यहाँ से 4 एक 4 4 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पे मैं बोलूँ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, सही बात है कि नहीं। अब जो बचता है वो लिखूँ, क्या बचा यहाँ पे मेरे पास, अच्छा r क्यूब भी तो कैंसिल होगा, r क्यूब भी कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से बचा है, पाई/3 ऊपर बचा है और नीचे बचा है 2/√2। अब ये जो 2/√2 है, इसका कैलकुलेशन मैं तुमको यहाँ पे बता रही हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या बचा है हमारे पास, प्लीज़ बी केयरफुल यार, 2/√2, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 2 होता है। फिर से एक बार बता रही हूँ, यहाँ पे हमारा बचा है, ऊपर हमारा बचा है पाई/3, नीचे हमारा बचा है 2/√2, तो ये जो 2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और नीचे जो √2 है, तो यहाँ पे एक √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है, √2। अब देखिएगा क्या होगा हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा पाई/3, ये √2 जो नीचे है वो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, नीचे 3 इंटू 1.414 इंटू 100,
ठीक है। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करते हो तब तुम्हारा वैल्यू आता है 72%। कितना वैल्यू आता है तुम्हारा? 72%। ठीक है। 1.414 ये तुम्हारा किसका वैल्यू है? ये तुम्हारा है, ओके क्या बोल रही थी मैं, सॉरी, हाँ, रूट पाई आ गया हमारा। पाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3.14, 3 इंटू √2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? √2 का वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1.414। जब तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो तुमको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगा, 0.7402 समथिंग आता है आगे, उसको छोड़ दो तो यहाँ पे मुझे जो पैकिंग इफ़िशियंसी मिलेगा वो कितना मिलेगा? 74%। कितना मिलेगा मुझे? 74%। तो व्हाट इज़ योर पैकिंग इफ़िशियंसी हियर? पैकिंग इफ़िशियंसी जो आता है वो 74% आता है। चलिए वॉइड स्पेस का कैलकुलेशन कीजिए यहीं पे। वॉइड स्पेस क्या आता है तुम्हारा? वॉइड स्पेस आएगा तुम्हारा 100 माइनस 74। क्या होता है वॉइड? 100 माइनस पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होता है? 100 माइनस पैकिंग इफ़िशियंसी, तो ये आएगा 100 माइनस 74 विच इज़ 26%। कितना आया है तुम्हारा? 26%। तो लिख दूँ मैं यहाँ पे मेरा वॉइड स्पेस कितना आया है मेरे पास? वॉइड स्पेस इज इक्वल्स टू 26%। ठीक है, चलो बना लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर। हाँ, अब मुझे पता चला ये क्यों हो रहा है, शायद से नहीं, छोड़ो। ये आ गया पैकिंग इफ़िशियंसी 74% था, और ये आ गया वॉइड स्पेस जो कि कितना था? 26%। ठीक है, देखो फिर से एक बार करेंगे हम लोग इसको। ये चीज़ें देखो बार बार हम लोग कर रहे हैं। मैंने तुमको बोला था कि ये कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम बोलोगे फिर मैम ने तो जंप कर दिया, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन बताया। एक बार तुम ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, डायरेक्टली यू पुट दिस वैल्यू, और तुम्हारा कैलकुलेशन से यही आंसर आएगा, तो यही लिखना है तुमको। ठीक है, देखिएगा तुम्हारे पास ये कुछ इस तरीके से फेस सेंटर क्यूबिक सेल रहेगा जिसका इन्फॉर्मेशन है ए लेंथ ए रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब रहेगा, रेडियस ऑफ एटम आर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम दैट इज वी आर कंसिडरिंग दैट एटम एज अ स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, फेस सेंटर है तो उसके लिए कितना आएगा हमारे पास? 4 आएगा। रिलेशन बिटवीन जो है हमारा ए एंड आर वो कुछ इस तरीके से आया, इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चाहिए तो तुम कैलकुलेशन करके फिर से लिख सकते हो, बट या ऐसे लिख देना तो फिर मतलब उनके लिए भी समझने के लिए ईजी हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू 100, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैल्यू डाल दो 4/3। यहाँ पे ए का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किया है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बताया है कैसे किया है, ये इतना कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली तुम 74% लिख सकते हो, क्योंकि वो तो एक नंबर है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आता है। वर्ड स्पेस उसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक तुमको डाउट आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समरी बना लेते हैं। किस चीज़ की समरी मैम? हम लोग एक ही टाइप का सेल, एक ही टाइप का मतलब हम लोग क्यूबिक सेल क्या है यहाँ पे रिपीट के ऊपर रिपीट किए जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे अलग अलग टाइप के क्यूबिक सेल है वो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिपीट कर रहे जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर कैलकुलेट किए थे, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट किए थे। अभी उनके लिए हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, पैकिंग इफिशियंसी। क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने, पैकिंग इफिशियंसी। तो उसी का हम लोग यहाँ पे टेबल बना देते हैं और फिर हम लोग का समरी एक रेडी हो जाएगा।